Now we are starting with basic structure of the constitution. Emergence of basic structure. तो ये आता कहाँ से देखते हैं. The question whether fundamental right can be amended by parliament under article 368 came from a consideration of the Supreme Court within the year of constitution coming into force. ठीक है, Supreme Court within the year. ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन वेदर फंडामेंटल राइट हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो ये सब केस हमें याद रखना है. सबसे पहले इन शंकरी प्रसाद केस जो कि 1951 में होता है. द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 which curtailed the right to property was challenged. ठीक है, तो यहाँ देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको चैलेंज किया गया. ठीक है, चैलेंज्ड. सुप्रीम कोर्ट ruled that the power of the parliament to amend the constitution under article 368 is also includes the power to amend the fundamental right. यानी कि ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट भी चेंज किया जा सकता है. Now the word law in article 13 includes only ordinary laws and not the constitutional amendment act constituent law. ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आर्टिकल 13 जो है इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है. ठीक है, देयरफॉर पार्लियामेंट कैन अब्रीज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड सच लॉ विल नॉट बी वाइड अंडर आर्टिकल 3. तो आर्टिकल जो 13 है उसको कट नहीं कर सकता है बिकॉज ये इट इम्प्लीमेंट्स ओनली ऑन ऑर्डिनरी लॉ. यही बोलना चाह रहा है कि आर्टिकल 13 जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ पे अप्लाई होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट को हम लोग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चेंज कर सकते हैं. बट इन गोलकनाथ केस 1967 में क्या हो रहा है, द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर स्टैंड. इन दैट केस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 17th अमेंडमेंट एक्ट, अब है एक आपका 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 which inserted certain states act in ninth schedule was challenged. Now, the Supreme Court ruled that the fundamental rights are given a transcendental and immutable position, and hence the Parliament cannot abridge or take away these rights. ठीक है, तो एक immutable मतलब कि immune from something, मतलब आप हार्म नहीं कर सकते हैं. फंडामेंटल राइट को एक ये पोजीशन दे देता है और वो कैनॉट बी चेंज. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट is also a law within the meaning of Article 13 and hence would be void फॉर वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट. यानी कि आर्टिकल 13 को आप ठेस पहुंचाएंगे तो ये आप नहीं कर सकते हैं. नाउ पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन गोलकनाथ केस. इस केस में बाय इनेक्टिंग आर्टिकल कौन सा ये अमेंडमेंट लाते हैं, बाय अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 1971 में आता है. और दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368. तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए कौन सा आर्टिकल चेंज किया गया, 13 और 368. ठीक है. Now, it declared that Parliament has the power to abridge or take away any fundamental right under Article 368, and such an act will not be law under the meaning of Article 13. समझ गए? Now, however, in case of the Bharti case, Supreme Court overruled its judgment in the Golaknath case. It upheld the validity of 24th Amendment Act 1971 and stated that Parliament is empowered to abridge or take away any fundamental right. ठीक है, ये 24 अमेंडमेंट एक्ट में बात बोला गया, फंडामेंटल राइट को लिया जा सकता है. सो एट द सेम टाइम इट लेड डाउन न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. यानी कि वो तो किया सकता है लेकिन आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर का दे दिया. इट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution. This means that the parliament cannot abridge or take away fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution. Now, this doctrine of basic structure constitution was reaffirmed and applied by the Supreme Court in Indira Nehru Gandhi case 1975. So in this case, the Supreme Court invalidated provision of 39th Amendment Act 1975, which kept the election disputes involving the Prime Minister and the Speaker of Lok Sabha outside the jurisdiction of all the court. तो ये लोग बाहर रख दिए थे, जैसे कि इलाहाबाद में उनका केस चला था. तो उसके बाद क्या हुआ कि the court said that this provision was beyond the amending power of parliament. It affected a basic structure of the constitution. So again, Parliament reacted to this judicially doctrine of basic structure, innovated doctrine of basic structure by enacting Article 42nd Amendment Act 1976.
And this act amended Article 368 and declared there is no limitation on the constituent power of Parliament and no amendment can be questioned in any court or any ground, including that of the contravention of the fundamental right. However, सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मील केस जो कि आपको 1980 में होता है फाइनली इनवैलिडेटेड दिस प्रोविजन एज इट एक्सक्लूडेड। या देखिए आर्टिकल जो 42nd अमेंडमेंट है उसको टर्न ओवर कहाँ हो रहा है 1980 में इनवैलिडेटेड दिस प्रोविजन एज इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू which is a basic feature of the constitution applying the doctrine of basic structure with respect to article 368. The court held that since the constitution had conferred limited amending power on the parliament, the parliament cannot, under the exercise of that limited power, enlarge that very power into an absolute power. ठीक है, तो absolute power नहीं है आपका. So indeed, a limited amending power is one of the basic feature of constitution, and therefore the limitation on that power cannot be destroyed. So in other words, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so to as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the constitution or to destroy its basic features. So the done of limited power cannot, by the exercise of that power, convert the limited power into a unlimited one. Now again in Vaman Rao, अब कौन आता है आपके Vaman Rao case of 1981. The Supreme Court adhered to the doctrine of the basic structure and further clarified that it would apply to constitutional amendment enacted April 24, 1973. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक लैंडमार्क, ये डेट हो गया क्योंकि इसके पहले जो है उस पर अप्लाई नहीं होगा, इसके बाद जो है उस पर अप्लाई होगा। यहाँ देखिए फर्दर क्लेरिफाइड दैट दे वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर 24th April 1973, the date of the judgment in the case of Nanda Bharti case. But without affecting the basic structure of the constitution, however, the Supreme Court is yet to define or clarify as to what constitutes the basic structure of the constitution. From the various judgments, the following have emerged as the basic feature of the constitution or elements of the basic structure of the constitution. Now, सबसे पहला है supremacy of the constitution, sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity, secular character of the constitution, separation of power between the legislature, executive and judiciary, federal character of the constitution, unity and integrity of the nation, welfare state, judicial review, freedom and dignity of the individual, parliamentary system, rule of law, harmony and balance between fundamental right and DPSP, principle of equality, free and fair election, independence of the judiciary, limited power of the parliament to amend the constitution, effective access to justice, principle or essence underlying the fundamental rights, power of the Supreme Court under Article 32, 136, 141 क्या आपका complete justice, sorry 142 है शायद, and 142 and 141 136 is a special petition leave, and power of High Court under Article 226 क्या आपका read jurisdiction, and 227. So these are, now अब यहाँ cases को देखते हैं, name of the cases and the year. Case of Nanda Bharti case, popularly known as fundamental right case. तो यहाँ देखिए एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज डिक्लेयर्ड बाय, इसमें क्या क्या किया गया, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन legislature, executive, judiciary, republican and democratic form of government, secular character of constitution, federal character of constitution, sovereignty, freedom, mandate to build a welfare state, parliamentary system. Now Minerva Mill case में देखते हैं limited power of parliament to amend the constitution, judicial review, harmony and balance between fundamental right and DPSP. तो ये this was a major outcome of this case. सेंट्रल कोल फील्ड में आपका इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस है ना, तो आता नहीं है। इंदिरा गांधी नेहरू केस, ये पॉपुलरली नोन एज इलेक्शन केस, इसमें क्या है, इंडिया एज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जुडिशियल रिव्यू है, गवर्नमेंट लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन विच इज इम्प्लाइड इन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम। इंदिरा सानी केस में देखिए क्या बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ का आता है कॉन्सेप्ट, क्या है ये रूल ऑफ लॉ एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। बमन राव केस में क्या है, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। एसआर बोमाई केस, सॉरी एसआर बोमाई केस, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू गवर्नर, रोल ऑफ गवर्नर एंड पावर, फेडरलिज्म कैरेक्टर के बाद था, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू। इंदिरा सानी केस 2 में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कुलदीप नायर केस में डेमोक्रेसी, फेयर इलेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज आईआर कोलो केस,
2007 का पॉपुलर नोज नाइन्थ शेड्यूल केस, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इसेंस, राम जेठमलानी केस में पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, मद्रास बार एसोसिएशन हो गया। तो दीज आर दी famous cases under which basic structure has been highlighted. Thank you.